डॉक्टर साहब, आप उन चंद गिने चुने ईएनटी सर्जन्स में से जो पाकिस्तान में कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में हमें जरा एजुकेट करें। बच्चों में समाज से महरूमी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ वो है कजन मैरिजेस। फर्स्ट कजन मैरिज हमें इनकरेज करना चाहिए कि गैरों में शादी करें। अब आगे ये जब बच्चे बड़े होंगे तो इनकी शादी फिर जो है वो अपने खानदान में ना करें। कैसे मालूम हो वालिदैन को कि यार मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, मुझे समाज चेक करवानी चाहिए? आमतौर पे माँ को सबसे पहले पता चलता है कि बच्चा उस तरफ तवज्जो नहीं देता। मामा बाबा बोलना जो है ना, वो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की समाज ठीक है। अगर आप सुन नहीं सकते तो आपकी जबान खराब है। सुनेगा तो सीखेगा। माँ बाप ये कहते हैं कि उस बुखार के बाद ये बहरा हो गया। तशख़ीस कैसे होगी बहरेपन की बच्चे में? आमतौर पे जो हम सबसे कॉमन टेस्ट यूज कर रहे होते हैं वो बैरा है। क्या ऑप्शन है इलाज? वो डे केयर सर्जरी होती है, बच्चा सुबह आता है, ऑपरेशन होता है और शाम में घर चला जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, महंगा है बहुत ऑपरेशन। इसे लग गया तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और तकलीफ दे मेंटेनेंस है। बच्चा गिर गया तो क्या होगा, सर पे चोट लग गई तो क्या होगा? जब बच्चा 1 साल का हो गया और तब भी ना बोला, इसको घबराहट हुई। खानदान वाले कहते रहे कि परेशान ना हो, कुछ बच्चे देर में बोलते हैं। मगर इसने स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाया तो मालूम हुआ कि बच्चा प्रॉपर्ली सुन नहीं पा रहा। टेस्ट करवाने पर कंफर्म हो गया कि बच्चा सुन नहीं सकता। अब वो क्या करे और क्या ना करे? क्या इलाज हो सकता है? क्या ऑप्शंस हैं? आइए जानते हैं आज के डॉककास्ट में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन डॉक्टर अकबर अब्बास और डॉक्टर इकराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकबर अब्बास, जो ईएनटी कंसल्टेंट हैं, ईएनटी सर्जन हैं, माहिर अमराज हल्क, कान, नाक, गला। अच्छा, इसमें हमारे पास आज जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इनफैक्ट बड़ा कॉमन भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही सुनने की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं सुन पाते और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और उसकी बड़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं, इलाज होते हैं। किसी को आला समात दिया जाता है जो अक्सर बच्चों में इतना कामयाब नहीं रह पाता अपनी मेंटेनेंस की वजह से। एक ऑपरेशन जो बड़ा कॉमन है उसको कहते हैं कॉकलियर इम्प्लांट, यानी एक आला फिट किया जाता है कान में। और ये वो ऑपरेशन है जो बड़ा स्पेशल ऑपरेशन होता है और ये हर सर्जन, हर ईएनटी सर्जन नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बहुत कम सर्जन हैं जो कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी, बच्चों के कान की समात के हवाले से सर्जरी करते हैं। डॉक्टर अकबर अब्बास का जो ताल्लुक़ है वो उन्हीं सर्जन से है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा, बच्चों में समात से महरूमी यानी डेफनेस या हियरिंग इम्पेयरमेंट पाकिस्तान में कितनी कॉमन है और ये इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो 1000 बच्चों में से 4 बच्चे जो हैं वो हमारे उनमें डेफनेस होती है, बहरापन होता है। तो 1000 बच्चे जहाँ भी पैदा होंगे उनमें 4 बच्चों में कहीं ना कहीं कोई ना बहरापन होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ वो है कज़न मैरिजेस। तो हमारे इंटीरियर सिंध में, पंजाब में और इवन कराची में भी आप जिससे डेफ बच्चे के माँ बाप से पूछें तो वो 80% चांस ये है कि वो आपस में कज़न होंगे। फर्स्ट कज़न मैरिज, फर्स्ट कज़न, मामू, खाला, चचा, बिल्कुल 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 वो मैरिजेस होंगे। और अक्सर में, बेशतर में फैमिली में ऑलरेडी 2-3 बहरे बच्चे यहाँ ग्रोन अप्स मौजूद होंगे, ठीक है, जो कि 30-40 साल की उम्र के हैं, ना बोले ना सुना कभी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी वो कज़न मैरिज चल रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इस हवाले से तो बड़ा, यानी लोग कहते हैं कि भाई ये तो जाहिर है कि अलाउड है और इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन वही बात कि एक चीज़ की इजाज़त होना अलग है और हुक्म होना अलग है। तो मतलब इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें इनकरेज करना चाहिए कि गैरों में शादी करें कम्युनिटी से? देखिए, स्पेशली अगर कोई फैमिली में ऐसी कोई डिजीज़ है, ठीक है, तो अब मेरी काउंसलिंग का तो अब हिस्सा बन गया है। ठीक है, जब पेरेंट्स आते हैं, छोटा बच्चा 2-3 साल का, बोल नहीं रहा, सुना भी नहीं, उसने बोला भी नहीं और फैमिली हिस्ट्री कंसेंजनस मैरिज की है, और तो फिर मैं उनको मना करता हूँ कि बस करें भाई। अब आगे ये जब बच्चे बड़े होंगे तो इनकी शादी फिर जो है वो अपने ख़ानदान में ना करें, ठीक है, और दूसरी जगह कोशिश करें। तो क्योंकि ये ऑब्वियसली फैमिली के लिए एक शॉक भी होता है, फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन भी है। और जो जिन सूबों में कोई प्रोग्राम मौजूद है कॉकलियर इम्प्लांट का, तो ऑब्वियसली आपके टैक्स के पेयर की मनी से ही वो जा रहा होता है। जहाँ जहाँ है, अब सिंध में नहीं है लेकिन पंजाब में उनका एक प्रोग्राम ज़रूर है, तो टैक्स पेयर की मनी से जा रहा होता है वो पैसा। तो ऑब्वियसली एक फैमिली पे भी बर्डन है, सोसाइटी पे भी बर्डन है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे मालूम हो बच्चों को
एक्चुअली पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा जो है वो क्या ख़ास टेल टेल साइंस होते हैं, बच्चा पैदा हुआ। बाहर के ममालिक में तो इमीडिएट आफ्टर बर्थ एक टेस्ट किया जाता है कान का, लेकिन यहाँ मैंने नहीं देखा कि इतना कॉमन है वो टेस्ट। कैसे मालूम हो वालिदैन को कि यार मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, कि यार इसके साथ इसकी मुझे समाज चेक करवानी चाहिए? तो एक जो न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग है वो अब कुछ अस्पतालों में शुरू हो गई है पाकिस्तान में। कराची में भी 3-4 अस्पताल हैं जहाँ हो रही है। पैदाइश के वक्त फ़ौरन 24 आवर्स में 1 मिनट का टेस्ट होता है, वो रखते हैं, उससे पता चल जाता है कि इस हेयरिंग मौजूद है या नहीं जी। उसके अलावा अगर नहीं है तो आमतौर पे माँ को सबसे पहले पता चलता है कि बच्चा उस तरफ तवज्जो नहीं देता। अगर घर में कोई चीज़ गिर जाए, कोई बर्तन गिरे तो बच्चा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, आप ताली पे जाएंगे पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और यहाँ फिर ये है कि समटाइम्स लैंग्वेज डिलेज आ जाते हैं, बच्चा बोल ही नहीं पा रहा। तो आमतौर पे 2-2.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो कहते हैं जी इससे तो कभी बोला ही नहीं। मामा पापा सारे बोल रहे होते हैं, तो मामा पापा बोलना जो है ना वो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की समाज ठीक है, वो बहरा बच्चा भी बोल रहा होता है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। तो मामा पापा बोलने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे की समाज ठीक है, वो बहरे भी सब बहरे बोल रहे होते हैं मामा पापा, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली माँ को सबसे पहले पता चल जाता है, ठीक है, वो बच्चा जो है बोला नहीं है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक मिथ पाया जाता है, एक गलतफहमी पाई जाती है कि बच्चे या जो भी बड़े होते हैं जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं पाते, वो लाजमन यानी उनमें एक सेकंड एबनॉर्मेलिटी भी होगी कि वो बोल नहीं सकते। अच्छा, क्या ये गलतफहमी नहीं है? क्योंकि ऐसा आदमी यानी बच्चा जिसको हम डिवाइस लगा दें या वो सुन सकता हो फिर वो बोल सकेगा, जिससे स्पीच थेरेपी होती है। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि अगर आप सुन नहीं सकते तो आपकी ज़बान ख़राब है, एक्चुअली ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बोलने की हम बात करें तो ना बोलने की वजूहात एक से ज़्यादा है, ठीक है। उनमें से एक वजह जो है वो बहरापन भी है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि अल्फाज बोले कैसे जाते हैं, ज़बान क्या होती है। सुनेगा तो सीखेगा, ठीक है। लेकिन ना बोलने की और भी वजूहात है। तो अक्सर बच्चे जब हम उनकी टेस्टिंग करते हैं तो उनकी हेयरिंग ठीक भी निकल आती है, लेकिन उनको कोई ऑटिस्टिक होते हैं, ADHD होता है उनको, या और कोई लर्निंग डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो सुन तो सही रहे हैं, लेकिन चूंकि ज़ुबान सीखना एक सीखने का अमल है, तो वो सीखने की उनके अंदर चूंकि कमी है तो वो सीख नहीं पा रहे। ठीक है। तो उसके लिए फिर उनको हम बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल जो लोग देखते हैं चीज़ें, उनके पास भेजते हैं। फिर उनकी वो थेरेपी स्टार्ट हो जाती हैं, स्पीच थेरेपीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, तो फिर वो उस रास्ते पे चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया कि बच्चे को कोई बुखार हुआ बचपन में और वो माँ बाप ये कहते हैं कि उस बुखार के बाद ये बहरा हो गया, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल। तो बहुत सारी इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं जिनमें गर्दन तोड़ बुखार है, मेनिंजाइटिस है, मीजल्स है, और माँ के पेट में भी कुछ जो है जैसे रुबेला सिंड्रोम है वो, और भी कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि बहरापन कर सकती हैं। तो यस, इन्फेक्शन की वजह से बहरापन हो सकता है, लेकिन इसका नंबर वो कज़न मैरिज के बाद आएगा। जी, इनका नंबर काफ़ी कम है, नंबर काफ़ी कम है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे का डायग्नोस हो गया, जब हम डायग्नोस की बात कर लें, मालूम कैसे होगा कि बच्चा जो है, अब देखिए वो जो हमारा आमतौर पे ऑडियोमेट्री की जाती है उसमें छोटा बच्चा तो नहीं बता सकता हेडफोन लगा के कि मुझे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, तो क्या कौन कौन से टेस्ट हैं, तशखीस कैसे होगी बहरेपन की बच्चे में? तो आमतौर पे जो हम सबसे कॉमन टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो BERA है, ठीक है, BERA, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। ठीक है। एक बच्चे को सुला के टेस्ट किया जाता है, सुला के, बेहोश करके नहीं, सुला के किया जाता है। जी जी। और उसमें जो है वो हमें रिपोर्ट पता चल जाती है कि बच्चे की समात किस तरीके। इसके अलावा एक इसी तरह से मिलता जुलता एक टेस्ट है जिसको हम ASSR कहते हैं, वो भी हम करते हैं उसी तरीके से, और उसमें भी हमें पता चल जाता है। फिर प्ले ऑडियोमेट्री है, बच्चों को खिला के देखते हैं, खेलने के लिए उनको कुछ आइटम्स देते हैं और फिर साथ में साउंड स्टिमुलस देते हैं, लाइट स्टिमुलस देते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है। फिर ये तो 5 साल तक के बच्चों के टेस्ट हो गए। 5 साल के बाद या 6 साल के बाद आमतौर पे बच्चा, समझदार बच्चा ऑडियोमेट्री की तरफ जा सकता है। सारे नहीं कर पाएंगे लेकिन अक्सर जो है उनमें से ऑडियोमेट्री कर पाते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑडियोमेट्री तो वही है कि फिर हेडफोन लगाया और उसको एक फ्रिक्वेंसी से आवाज़ें सुनाई जाएंगी और कहा जाएगा हाथ उठाओ, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, ऐसे ही होता है? जी हाँ उसमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब ये डायग्नोस हो गया कि बच्चा जो है वो नहीं सुन रहा या उसके साथ सीवियर डेफनेस है, शदीद बहरापन मौजूद है, क्या ऑप्शंस हैं इलाज के? तो डेफनेस जो है, जैसे कहा आपने, सीवियर है, उसकी 3 कैटेगरीज हैं, एक माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर टू प्रोफाउंड है। ठीक है। तो माइल्ड और मॉडरेट में तो हेयरिंग एड्स चलेंगी और बहुत अच्छी चलेंगी, उससे बच्चा स्कूल भी सही जाएगा। और 3-4 साल के बच्चे को लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, उससे पहले भी लगा सकते हैं। तो वो निकाल के फेंकेगा नहीं बच्चा? इंटरेस्टिंगली शुरू में निकाल के फेंकेगा, लेकिन जब से पता चलेगा, इससे मुझे क्लैरिटी आती है, तो फिर उसके वो बहुत ख्याल रखते हैं। जी हाँ, तो शुरू में ये प्रॉब्लम होता है, बट वंस दे स्टार्ट ट्रेन करते हैं, जी हाँ, तो फिर उन्हें पता चलता है कि इससे तो मैं सुन रहा हूँ, तो वो फिर उसका खासा ख्याल भी रखते हैं।
तो लेकिन जो सिवियर टू प्रोफाउंड रेंज की डेफनेस है उसमें अक्सर बच्चों को जो है वो इम्प्लांटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हेयरिंग एड्स आम तौर पे काम नहीं करती। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह उन चंद गिने चुने सर्जन्स में से हैं, ईएनटी सर्जन्स में से, जो पाकिस्तान में कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। इसके बारे में बड़ा यानी एक तासुर ये पाया जाता है, एक तो बहुत महंगा ऑपरेशन है, और इसके बारे में बड़े मिथ्स भी पाए जाते हैं कि बच्चा जो है वो उसके साथ हमेशा कुछ बड़ी ख़तरनाक मेंटेनेंस होती है, कुछ तकलीफ़ हो जाएगी अंदर उसको परमानेंट बेसिस पे। कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में हमें ज़रा एजुकेट करें। तो बेसिकली इसके 2 हिस्से होते हैं जी इम्प्लांट के। एक हिस्सा जो है वो ऑपरेट करके हम अंदर लगा देते हैं कान के, वो एक डे केयर प्रोसीजर होता है, 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है। कोई आला लगाया जाता है? जी, आला लगाया जाता है, और वो डे केयर सर्जरी होती है। बच्चा सुबह आता है, ऑपरेशन होता है और शाम में घर चला जाता है। उसको हम दाखिल भी नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर 1 महीने के बाद उसका जो बाहर वाला पार्ट है, कंपोनेंट है, वो उसको अटैच किया जाता है, वो मैग्नेट के थ्रू स्किन पे चिपक जाता है, उसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। और वो पहला दिन होता है जब बच्चे की स्पीच थेरेपी स्विच ऑन होती है और उसके बाद स्पीच थेरेपी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोश नहीं किया जाता बच्चे को, किया जाता है? जो पहला अंदर वाला पार्ट है लगाने के लिए, उसके लिए बच्चे को बेहोश किया जाता है, 1 से 1.5 घंटे का बेहोशी दी जाती है, और बाहर वाले पार्ट के लिए जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये तो डॉक्टर साहब एक टाइप हो गई। इसके अलावा भी कोई टाइप है कॉक्लियर इम्प्लांट की, या बस यही डे केयर में ही हो जाता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स हेयरिंग के लिए। उनमें से जो कॉक्लियर इम्प्लांट है वन ऑफ द इम्प्लांट्स। ठीक है। तो ज़्यादातर जो बहरे बच्चे होते हैं सिवियर टू प्रोफाउंड रेंज डेफनेस में, तो उसमें इम्प्लांटेशन ही की जाती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, महंगा है बहुत ऑपरेशन? जी हाँ, महंगा है। तो देखिए, अब इसमें 2-3 मॉडल्स हैं। एक तो ये कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, यानी कि प्रोविंस दे या मुल्क दे। तो हमारे यहाँ भी सिंध में उसकी कोई वो इस तरह से स्पॉन्सरशिप नहीं है, पब्लिक फंडिंग नहीं है। पंजाब में एक आध अस्पताल में है, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो कि वो इस्लामाबाद में एक अस्पताल में रन करते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ सिंध में इस तरह से स्टार्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से ये होता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स अपनी जेब से कर पा रहे होते हैं, या फिर ये कि उन्हें कुछ ना कुछ अस्पताल, डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो कुछ थोड़ा बहुत फ़ंड कर देते हैं, और कुछ जो है वो लोग फिर अपनी फैमिली से ले लेते हैं। कुछ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बाप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या माँ करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ कर देते हैं। तो इस तरीके से ये होता है कि अक्सर पेरेंट्स जो है वो 2-3 सोर्सेज से पैसे जमा करके और फिर इम्प्लांटेशन करवा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा भी है कुछ पेरेंट्स जाते हैं, पिंडी जाते हैं, लाहौर जाते हैं, वहाँ जाके वेटिंग पर होते हैं, फिर वहाँ सस्ता होता है ऑपरेशन, ये बात सही है? नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही प्राइस है। ठीक है। जहाँ पहले थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन अब तकरीबन एक ही कीमत है। कराची में थोड़ा महंगा इम्प्लांट हो रहा था, लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से हमने प्राइस निगोशिएट किए हैं, तो उसकी वजह से वो तकरीबन उसी लेवल पे आ गया जो कि लाहौर या इस्लामाबाद, पिंडी में हो रहा है। तो लेकिन ऑब्वियसली पेरेंट्स जाते हैं, पिंडी भी जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं, और लाहौर और पिंडी के यहाँ के भी कराते हैं। ठीक ऐसे, और स्पेशली बाहर से बहुत लोग आते हैं हमारे पास, मिडल ईस्ट से बहुत आते हैं, अफ्रीका से, कोरिया, केनिया से, ईस्टर्न जो अफ्रीकन बेल्ट है, इधर से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो हमारे पास इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ कराची आते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, मेंटेनेंस यानी एक तासुर ये पाया जाता है कि यार इसे लग गया तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और तकलीफ दे मेंटेनेंस है। बच्चा गिर गया तो क्या होगा, सर पे चोट लग गई तो क्या होगा, उसके हवाले से? तो देखिए, छोटी मोटी चोट से तो इसको कुछ नहीं होता। ठीक है। क्योंकि वो बनाया इस तरीके जाता है कि जो अगले 25-30 साल 40 साल तक चले। ठीक है जी। तो छोटी मोटी चोट से नहीं होता, लेकिन अगर वाकई बहुत कुछ सिवियर चोट है तो ऑब्वियसली वो उसमें भी डैमेज होगा। तो जो इसका अंदरूनी हिस्सा होता है, जो इम्प्लांट जो हम सर्जरी के दौरान लगा, उसकी 10 साल की वारंटी देती हैं आमतौर पे कंपनी। ज़्यादातर कंपनीज 10 साल की वारंटी देती हैं। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसकी तकरीबन 3 साल की वारंटी होती है आमतौर पे। तो उस दौरान में अगर वो ख़राब हो जाता है तो वो कंपनी हमें फ्री में रिप्लेस कर देती है। बियॉन्ड दैट अगर उसके बाद ख़राब हो तो वो ऑब्वियसली फिर फैमिली को ख़रीदना पड़ता है। अच्छा। तो दूसरी जो आपने मेंटेनेंस की बात पूछी, इसमें वो ये है कि इसकी केबल्स होती हैं, वायर होती है, जो बाहर वाला पार्ट है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। इसका एक एंटेना होता है, वो समटाइम्स रिप्लेस करना पड़ता है। तो यस, शुरू के दिनों में तो इतना खर्चा नहीं निकालता ये, लेकिन आफ्टर 1 ईयर, 1-1.5 साल के बाद थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है, 3-4-5 हज़ार रुपये का साल में, 1-2 महीने के बाद। रिचार्जेबल बैटरी होती है तो सेल वगैरह का खर्चा नहीं होता, लेकिन वही चार्जर से जैसे मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है उसी तरीके से ये भी चार्ज हो जाता है। तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ खर्चा होता है और वो फिर पेरेंट्स को बेयर करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स है और कोई पेरेंट्स हैं, वो ज़ाहिर अफोर्ड नहीं कर सकते कॉक्लियर इम्प्लांट, और उनको कोई ज़रिया भी नहीं मिल रहा, कोई फंडिंग भी नहीं मिल रही, कोई डोनेशन भी नहीं मिल रहा, तो उनका बच्चा है 5 साल का है, 4 साल का है,
तो उनको क्या आप रिकमेंड करेंगे? शुड दे गो फॉर हियरिंग एड? फिर क्या करें? प्रोफाउंड डेफनेस है, बहुत शदीद बहरापन है। तो हियरिंग एड ज़रूर ट्रायल देना चाहिए जी, और साथ में स्पीच थेरेपी। लेकिन ये कि जैसे मैंने कहा कि शहर में एक दो वेलफेयर अस्पताल हैं जो कि करते हैं इसमें, लेकिन उनकी जो इम्प्लांट की तादाद है वो आटे में नमक के बराबर है। जो लाइन है वो वेटिंग लाइन बहुत लंबी है, और लेकिन जो जितना एक्चुअल कर पाते हैं वो बहुत कम है। तो उनमें एक ट्राई किया जा सकता है। दूसरा ये कि अगर फिर कोई बच्चे बहुत दूर रहते हैं, कोई बच्चा थर पार्कर में रहता है, कोई बहुत ही मिट्टी में रहता है और उनके पास पैसे भी नहीं है और वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो फिर हम उनसे कहते हैं आप इम्प्लांट ना कराएं, बच्चे को फिर साइन लैंग्वेज सिखा दें, फिर उनको डेफ स्कूल भेज दें ताकि वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकें और कोई हुनर सीखें, ताकि वो कल को माशरे पे बोझ ना बने और अपना जो खर्चा है वो खुद निकाल सकें, स्किल सीख ले, कोई हुनर सीख ले वगैरह वगैरह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फ़र्ज़ कीजिए किसी को कॉकलियर इम्प्लांट आपने लगा दिया, उसके बाद क्या 100% उसकी हेयरिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी या कुछ सर्टेन परसेंटेज होती नहीं? तो देखिए दुनिया में 100% चीज़ें बहुत कम होती हैं, लेकिन इसका जो सक्सेस रेट है वो 90% से ज़्यादा है। और सक्सेस का दारोमदार ऑब्वियसली सर्जरी पे तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा है कि पेरेंट्स कितना इंटरेस्ट लेते हैं, इसकी स्पीच थेरेपी कितनी अच्छी होती है। तो मैं हमेशा बात बताता हूँ कि मेरा काम 2 घंटे का है ऑपरेशन का, आपका 2 साल का है। पेरेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ निगरानी, सुपरविजन, स्पीच थेरेपी हर हफ्ते कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाना, ताकि बोलना सीख सके। क्योंकि उस बच्चे ने तो बोलना सीखा ही नहीं, उसने आवाज़ ही पहली दफ़ा वो इम्प्लांट की बात सुन रहा है। ठीक है। तो जब तक कि उसको आप सिखाएंगे नहीं वो सीखेगा नहीं। अक्सर पेरेंट्स के ज़हन में होता है घर में तो जॉइंट फैमिली है, फुफ्फियाँ भी हैं, मामू भी हैं, सब कुछ है, नाना नानी भी हैं, दादा दादी हैं, तो बच्चा खुद सीख लेगा। ऐसा नहीं है, इम्प्लांट में ऐसा नहीं होता कि वो घर में दूसरों बात करते हुए नहीं वो सुनेगा सीखेगा, बल्कि उसको सिखाना पड़ता है। तो स्पीच थेरेपी कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा, और उसके बाद जो है वो और इसको जब तक कि बच्चा रेगुलर स्कूल में जाना ना शुरू कर दे, तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। लेकिन उसमें माँ का बाप का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई पेरेंट्स जैसे अगेन बहुत दूर रहते हैं और वो स्पीच थेरेपी के लिए किसी बड़े शहर में नहीं आ सकते हैं, तो उनको भी मैं कहता हूँ फिर आप सोचें कि इम्प्लांट ना कराएं आप, क्योंकि अगर इम्प्लांट करा लिया और स्पीच थेरेपी नहीं करा सकते तो रिजल्ट 0 है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बच्चे के बोलने के लिए 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इम्प्लांट विद स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी, बोलना सिखाया जाए उसको। और डॉक्टर साहब स्पीच थेरेपी के लिए फिर उसको सर्टिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट के पास ही जाना होगा? जी हाँ, तो अब शहर में खासे स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो कि इम्प्लांट रेसिपिएंट्स की स्पीच थेरेपी करते हैं और उनके रिजल्ट भी अच्छे हैं। ठीक। डॉक्टर साहब 5 साल गुजर गए, 5 साल का बच्चा या बच्ची हो गई, अब उसका इम्प्लांट नहीं हो सकता? तो जो बेस्ट रिजल्ट है इम्प्लांट के वो शुरू के 2 साल में है। बच्चे की एज के जो शुरू के 2 साल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रेन सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है नए सिग्नल के लिए, नए आवाज़ सुनने के लिए, और उसमें अगर हम इम्प्लांट कर दें तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। बच्चे की स्पीच उतनी अच्छी डेवलप होती है, और एम ये होता है कि उसको हम रेगुलर स्कूल में भेजें, डेफ स्कूल में ना भेजें, बल्कि उसको रेगुलर नॉर्मल स्कूल में भेजें, अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ जाए और नॉर्मली वो चलता जाए। एक्सीलेंट। जी हाँ, तो फिर जैसे लेट होना शुरू होता है तो वो जो ब्रेन की जो अपने आप को ट्रेन करने की पावर है नए सिग्नल के साथ, वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और 5 साल के बाद खासी कम हो जाती है। तो हम लोग करते हैं 5 साल के बाद भी, लेकिन आमतौर पर उसके रिजल्ट्स को बहुत इनकरेजिंग नहीं होते, और वो पेरेंट्स को बताना पड़ता है हमें कि स्पेशल केसेस में करना पड़ता है, लेकिन ये कि वो बता देते हैं पेरेंट्स को कि भाई इसके रिजल्ट्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे जो टाइम गुजर गया। डॉक्टर साहब फाइनली कोई कॉम्प्लिकेशन आपने देखी, कोई साइड इफेक्ट देखा कॉकलियर इम्प्लांट का अपनी प्रैक्टिस में कि नहीं यार ये परेशान हो गए लोग ये करवाने के बाद? जी हाँ, तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं 1% के करीब हैं 100 ऑपरेशन में से एक बच्चे के साथ। ठीक है। तो उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है जो सही जो हमने इम्प्लांट है। आमतौर पर इन्फेक्शन एंटीबायोटिक वगैरह से, या चेहरे पे वीकनेस आना, फेशियल नर्व, अगेन वेरी रेयर, बट यस लिटरेचर में रिपोर्टेड है, और एक आध पेशेंट्स हमारे भी इस तरह से कि जिस पे चेहरे पे कमजोरी आई, बट उसकी तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर 1% से भी कम। ठीक है। डॉक्टर साहब फाइनली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे वालिदैन को कॉकलियर इम्प्लांट के हवाले से, डेफनेस के हवाले से बच्चों की? जी हाँ, तो बेसिकली आई नो ये एक मुश्किल चीज़ है, इसको हम बड़ा केयरफुली करते हैं क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, और हमारे यहाँ भी फंडिंग के उस तरह से ज़राए मौजूद नहीं है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो टाइमली अपने बच्चों को लेके आएँ हमारे पास, ताकि हम उनको टाइमली इम्प्लांट करके और रेगुलर स्कूल में उसको भेज सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी चीज़ें हाईलाइट की, और इनफैक्ट मुझे भी बहुत एजुकेट किया कि कॉकलियर इम्प्लांट के हवाले से इवन के डॉक्टर बरादरी में भी बहुत सारी अवेयरनेस नहीं है बहुत सारे लोगों को।
सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। और इंशाल्लाह ताला आपसे इसी हवाले से गाहे बगाहे मुलाकात होती रहेगी। और अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।